अम्बेडकर साहब ने लिखा, जिससे पूरा विश्व, पूरा भारत जो है इसको नतमस्तक प्रणाम करता है। एक बार इस संविधान के नाम पर ताली बजाइए। अब इंडी अगर चाहती तो 224 के पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री थी। उन्होंने इस बिल के खिलाफ अपने विधानसभा में बिल लेकर नहीं आई और इन्होंने स्टेट के अंदर आर्टिकल 9 के अंदर नहीं डाला। आज वही बिल द्वापर युग से दुनिया को कलम की ताकत से भगवान राम का संदेश देने वाले शिक्षा के ज्ञानी लेखों के लेख लिखने वाले रामायण रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूं। यार आप लोग वाल्मीकि समाज से हैं, थोड़ा तालियां तो बजा दो। धानुक समाज से आए हुए हमारे नौजवान साथीगण, उनके नेतागण, खटीक समाज से आए हुए हमारे नेतागण, धोबी समाज से आए हुए हमारे नेतागण, डूमर समाज से आए हुए हमारे नेतागण, सपेरा समाज से आए हुए हमारे नेतागण और घुमंतु समाज से आए हुए हमारे नेतागण, जिन्होंने अभी आरक्षण के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंदर वहां पर कई हजार लोगों का एक आंदोलन किया और डूम समाज से आए हुए हमारे नेतागण, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, स्वागत बहुत हो गया है, थोड़ा चहलकदमी भी बंद कर दें। अब मैं विषय पर आता हूं। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं। एक बार अपने हाथ खोल करके अपनी एक बार आवाज उठा लें। जय भीम! आवाज दो, आवाज दो। साथियों, धन्यवाद आपका। आरक्षण है क्या? आरक्षण के बारे में लोगों ने ये भ्रम पैदा कर दिया है कि जो ज्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। ये आरक्षण का वर्गीकरण आते के साथ 1 अगस्त के आने के बाद हमारे तथा कथित बहुजन समाज के नेताओं ने इस दलित समाज के नेताओं को ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा समाज पढ़ता नहीं है, हमारा समाज पढ़ता नहीं है। अब जो आरक्षण का पैरामीटर है, आरक्षण का पैरामीटर कहता है कि आरक्षण का पैरामीटर कहता है जो समाज में अनटचेबल समझा जाए, जिसको समाज में अछूत समझा जाए, जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, जो शिक्षा में, जो शैक्षणिक आधार पर जो बहुत ही कमजोर हो पढ़ने में, उस समाज का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई। जैसे एक रोटी में से 4 बेटों को टुकड़े बांट करके 4 बेटों को आधे आधी कर करके 4 बेटों को दे दी गई, जिसमें जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, धानुक समाज, धोबी समाज, खटीक समाज। तो भाई झगड़ा किस बात का है? आप लोग बताइए ना। ये कह रहे हैं कि दलित कमजोर हो जाएगा, आरक्षण बंटने से दलित बंट जाएगा। अरे आप मुझे एक चीज बताइए, दलित कहां बंट रहा है? दलित बंट रहा है क्या? पंजाब के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण 1975 से लागू था, वहां तो दलित नहीं बटा, वहां तो दलित मजबूत है। हरियाणा में 1994 में लागू हुआ, 2005 तक रहा। हरियाणा के लोग डीएसपी बने, डीसी बने, नायब तहसीलदार बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वहां तो नहीं बटा। आंध्र प्रदेश के अंदर दलित में वर्गीकरण था, एबीसीडी कैटेगराइजेशन था, वहां तो कमजोर नहीं हुए। तमिलनाडु में था, वहां पर कमजोर नहीं हुए। जब से आरक्षण में वर्गीकरण जिन जिन राज्यों में लागू हुआ, वो राज्य मजबूत हुए और वहां पर पिछड़े और दलितों की सहमति से सरकार खड़ी हुई है। अब आर्टिकल लोग ये कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी है।
अब मैं लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान विरोधी कहां से है भाई। आजकल पार्लियामेंट में भी संविधान को दिखाया जा रहा है। ये देखो साथियों, मैं भी अपने साथ संविधान लेकर आया हूं। मैं भी अपने साथ संविधान लेकर आया हूं। हमारे लोकप्रिय नेता जो लोकसभा में ये कह रहे थे और बाहर मंचों पर कह रहे थे जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होने से बंटवारा होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना के आधार पर दलितों को अगर एक रोटी में से 4 टुकड़े करके बांट दिए तो कौन सा नुकसान हो गया? दलित तो मजबूत हुआ या बिगड़ा या कमजोर हुआ? आप लोग बताइए साथियों, हाथ उठा के बताइए, क्या कमजोर हुआ है? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, मजबूत होगा। एक ना एक दिन बाप दादों की प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी का बंटवारा जरूर होता है। वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इस संपत्ति का, इस नौकरियों का बंटवारा किया है। अब ये कहते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b) का उल्लंघन किया है। मैं सब लोगों के सामने वही आर्टिकल को दोहराना चाह रहा हूं। जो लोग हमारे सीधे साधे वाल्मीकि धानुक धोबी समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोग, एडवोकेट लोग जो ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है ये। अब आर्टिकल 14 में कहा गया है, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी किसी भी राज्य में, केंद्र में, भारत की नौकरी में, संपत्ति में उसको उसके हक से वंचित नहीं करेगा। नंबर 16 में कहा गया है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समता प्रदान करेगा। अब आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b) में खुला लिखा है, संविधान में, बाबा साहब के संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। यानी जिस समाज का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है, नियुक्ति या पदों में आरक्षण के लिए, उपबंध करने के लिए निर्वारित नहीं करेगा, यानी उसे वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 16(4)(a) में कहा गया, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में है जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में राज्यों के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। राज्यों के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए, उपबंध करने के लिए उसको पूरा कानून का पालन करेगा। अब भाई ये बात संविधान में लिखी गई है। ये संविधान मैंने तो नहीं लिखा है, किसने लिखा है? भारत के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा, जिससे पूरा विश्व, पूरा भारत जो है इसको नतमस्तक प्रणाम करता है। एक बार इस संविधान के नाम पर ताली बजाइए। अब हम एक बात और कह रहे हैं। दूसरा ऑर्डर क्या है? दूसरा ऑर्डर कहता है कि 2 जुलाई 1997 में, ये मीडिया कर्मी सुन लें और मेरी बात को पहुंचाएं। मैं टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। हमारे लोगों को भड़काया जाता है। 2 जुलाई 1997 में वैकेंसी बेस रोस्टर हुआ करता था। जितनी खाली पोस्ट है उतनी वैकेंसियों पे रिजर्वेशन, नौकरियों में प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई 1997 में उसको प्रतिबंधित कर दिया और उसके खिलाफ 1998 में एक बहुत बड़ा वोट क्लब पर आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में हमने अपने आप को सहभागिता जाहिर करी। उसका असर ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो वो एक बिल लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं,
अगर वैकेंसी बेस रोस्टर है तो इसको पोस्ट बेस रोस्टर में 200 पॉइंट के रोस्टर में इसको लागू किया जाएगा। यानी जो सैंक्शन पोस्टें हैं उन सैंक्शन पोस्टों में जितने लोग अपनी मेरिट पर आएंगे उन लोगों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में काउंट नहीं किया जाएगा, और जो लोग नीचे से उठा करके आरक्षण का जिनको लाभ दिया जाएगा उन लोगों को आरक्षण में SC ST काउंट किया जाएगा। अब ये ऑर्डर लागू कब हुआ? 10 अगस्त 2010 को। ये रहा साहब ऑर्डर, 10 अगस्त 2010 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मैं सारे ऑर्डर लाया हूं। इसको 2010 में जब लागू हो गया तो हमारी तथाकथित बहन जी, आदरणीय बहन जी, बहुजनों की नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थी, चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। उनके राज्य में प्रमोशन में रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया और 50,000 कर्मचारियों को प्रमोशन से रिवर्ट कर दिया गया। जो SHO थे उनको हेड कांस्टेबल बना दिया गया, और जो एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उनको असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया गया। 50,000 कर्मचारियों को रिवर्ट किया गया। और जितने लोग अब इस आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं तो वो कहां सूंघ गए थे भाई? क्या अफीम सूंघ ली थी उन्होंने उस समय पर, जब यूपी के अंदर आरक्षण में प्रमोशन जब रोक लगा दी गई थी 2011 के अंदर? तब ये दलित नेता कहां थे? तब तो सरकार में थे। बहन जी अगर चाहती तो 224 के पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थी। उन्होंने इस बिल के खिलाफ अपने विधानसभा में बिल लेकर नहीं आई और इन्होंने स्टेट के अंदर आर्टिकल 9 के अंदर नहीं डाला। आज वही बिल जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के ऑर्डर की वजह से 19 राज्यों में प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रतिबंधित किया गया। कितने राज्यों में साथियों? 19 राज्यों में दलितों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वही लड़ाई न पार्लियामेंट में लड़ी गई, न विधानसभा में लड़ी गई, न सड़क पर लड़ी गई, और केवल कोर्ट में लड़ी गई, जो सरकार के द्वारा जीत करके 2022 में 12 अप्रैल 2022 में उसको रिलीव किया गया। इस ऑर्डर में 2022 के ऑर्डर में रिलीव किया गया। ये साथियों अब आप देखिए इस ऑर्डर के अंदर एक चीज लिखी है। इस ऑर्डर में क्या लिखा है? पैरा नंबर 2 के पैरा में लिखा है, इन द जजमेंट डेटेड 28/1/2023 द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट sent out the conditions that are the satisfied by the government for supreme purpose of the implementing the policy of the reservation in promotion. These conditions are, पहले कॉलम में लिखा क्या है? पहले कॉलम में लिखा है कंडीशन ऑफ द क्वांटिफाइंग डेटा, कलेक्शन ऑफ द क्वांटिफाइंग डेटा regarding the inadequacy of the representation of the scheduled caste and scheduled type। यानी 2022 में 28 जनवरी को कहा गया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स का क्वांटिफाइंग डेटा होना चाहिए कि इन लोगों की कितनी कमी रह गई है, इनको पूरा करा जाए। आज वही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सीनियर नेताओं ने मिलकर के, पंजाब के, हरियाणा के, आंध्र प्रदेश के नेताओं ने, इस दलित समाज के नेताओं ने, अतिवंचित समाज के नेताओं ने मिलकर के जब लड़ाई जीती और 1 अगस्त का ऑर्डर आया तो इसी 1 अगस्त के ऑर्डर में कहा गया है, एक जज ने कहा है कि इनका जितना भी डिप्राइव क्लास का क्वांटिफाइंग डेटा है उसको कलेक्ट करो और कलेक्ट करने के बाद डिप्राइव क्लास के लोगों के लिए भर्ती करो, क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ है। ये उस डेटा से डर रहे हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी वैकेंसी बंद नहीं होगी, हमारा रिजर्वेशन बंद नहीं होगा, रिजर्वेशन अब आपका बंद होगा। क्यों? क्योंकि आप तो टीना डोबी बन गए, मेरिट में आ गए। जब भाई आप मेरिट में आ गए हो, पढ़े लिखे हो, तो आप तो जनरल कैटेगरी में आ गए ना। आरक्षण तो उन लोगों के लिए दिया गया था जो लोग दबे थे, कुचले थे, गरीब थे, अशिक्षित थे, उनको रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए उनको दिया गया था। अब मैं दूसरी बात कहता हूं
कि अब तक मैंने जितने डेटा बात की है, अब मैं इसका डेटा बताता हूँ, क्वांटिफाइंग डेटा मैंने जो रिसर्च किया है। मैं हरियाणा से शुरू करता हूँ। हरियाणा के यहाँ पर नेतागण बैठे हैं। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, आप लोग बाइट दे रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, और मेरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से उन भाइयों को पहुंचनी चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। पहला, हरियाणा में कितने जिले हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा में 73,391 पुलिसकर्मी हैं। 470 पीपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हैं। 1008 इंस्पेक्टर हैं। एसआई सब इंस्पेक्टर 6,182 हैं। हेड कांस्टेबल 12,778 हैं और कांस्टेबल 49,195 हैं। आप बताओ, 15% के हिसाब से 11,008 बैठते हैं। आप बताइए, हरियाणा में 11,000 शेड्यूल कास्ट की पोस्टों में से क्या 1100 इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल या एसएचओ है क्या? आप लोग हाथ उठा के बताइए, क्या है? क्या बताइए। ये हमारा विरोध करने उतरे हैं। अब आपको मैं यूपी ले चलता हूं। ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो गया है। अरे भाई, क्या सिपाहियों का आरक्षण खत्म हो गया है? क्या सरकारी स्कूलों का आरक्षण खत्म हो गया है? मैं उसका डेटा देता हूं। यूपी पुलिस से पहले दिल्ली पुलिस का उदाहरण देता हूं। दिल्ली पुलिस में 83,000 पुलिस कर्मचारी हैं। 83,000 पुलिस कर्मचारी में 15% आरक्षण के हिसाब से 12,500 समथिंग करके बैठते हैं। 12,500 में से हमारा वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, धानुक समाज, खटीक समाज, 1200 इंस्पेक्टर, 1200 हेड कांस्टेबल नहीं है, जबकि ये 12,000 हैं। आप बताइए, कितना बड़ा दर्दनाक डेटा है ये कह रहे हैं कि ये लोग है ही नहीं, नॉन सूटेबल कैंडिडेट हो जाएगा, एनएफएस लागू हो जाएगा, वैकेंसियां खाली रह जाएंगी। अब आते हैं यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में कितने हैं? 3,30,000। कितने? 3,30,000 पुलिसकर्मी हैं। 3,30,000 में से 49,500 लोग पुलिसकर्मी हैं। 49,500 लोग कितने हैं? पुलिसकर्मी रिजर्वेशन से हैं। 49,500 में से वाल्मीकि समाज के 5,000 नहीं है, खटीक नहीं है, धोबी नहीं है, धानुक नहीं है। हमारा डेटा तो ठीक कर कह रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कब कंप्लीट करोगे भाई? अब यूपी के अंदर जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक शिक्षा सेवा के स्कूल, बिरजू पहलवान जी आए हैं, उनका स्वागत है, उनकी टीम का स्वागत है, मंच पर आ जाएं। अब यूपी में 3 लाख स्कूल हैं। 3 लाख स्कूलों में अगर 3 के हिसाब से भी रिजर्वेशन लागू किया जाता है तो 3 हिसाब से 9 लाख टीचर। 9 लाख टीचर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 लाख टीचर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट के हैं। और ये 15% का हिसाब है और यूपी में 21% रिजर्वेशन है।